नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों अपन रेलवे ग्रुप डी एग्जाम स्पेशल साइंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं, वो भी चैप्टर वाइज। तो ये आप टेक्स्ट बुक की इस स्मार्ट बुक से लगभग 4000 क्वेश्चंस हैं, इसको अपन चैप्टर वाइज यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बेस्ड है उनको कवर कर रहे हैं। तो आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक डाल रहे हैं, वहां से आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। फिलहाल अपना जो चैप्टर चल रहा है यहाँ पर ये देखेंगे। ये बुक आपके फ्लिपकार्ट अमेजन दोनों पर अवेलेबल है, जो भी लेना चाहता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और इसमें अपन चैप्टर की बात करें, वैसे ही स्मार्ट बुक है। कैसे स्मार्ट बुक है, इसमें स्मार्ट आंसर की भी है। कोशिका अनुवांशिकी और विकास, इसके 138 क्वेश्चन है। अब तक दो वीडियोस में अपन ने 100 क्वेश्चंस कवर किए हैं, डिटेल में एक्स्ट्रा फैक्ट सहित है। इस वीडियो में बचे हुए 38 क्वेश्चंस यहाँ पर अपन कवर करने वाले हैं। आपके पास समय बहुत कम है, तो फटाफट सभी क्वेश्चंस को ब्रीफली एक्सप्लेन करते हुए अपन कंटिन्यू करेंगे। बाकी प्रैक्टिस के तौर पर आप टेक्स्ट बुक से ये पीवाईक्यू की क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। अब तक जितने भी रेलवे के एग्जाम हो चुके हैं उनके आपको पेपर मिल जाएंगे, उन पर आधारित मॉक मिल जाएंगे, डिटेल में एक्स्ट्रा फैक्ट सहित आपको मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पर टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हुए आप मैक्सिमम डिस्काउंट भी ले सकते हो। सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास प्रो में आपको मिलने वाले। लगभग 1000 एग्जाम्स के मॉक टेस्ट है, इंडिया में जो भी हो, आपके स्टेट में जो भी एग्जाम हो, रेलवे एसएससी बैंकिंग सभी के, तो ये आप चेकआउट कर सकते हो प्रैक्टिस के तौर पर। तो यहाँ पर पहला सवाल देखते हैं जो ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है? तो कोशिका विभाजन की बात हो रही तो आपका साइटोकाइनिन करेक्ट हो जाएगा। साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है जो कोशिका विभाजन को उत्तेजित करता है। साइटोकाइनेसिस इसे आप कह सकते हो। ये पौधों की वृद्धि और उत्तक संवर्धन में महत्वपूर्ण है। और ऑक्सिन की बात करें, ये कोशिका की लंबाई में बढ़ाने में मदद करता है। बाकी जो जिब्रेलिन्स है ये तनों की लंबाई, ठीक है, तनों की लंबाई बढ़ाने में और बीज अंकुरण में सहायक होता है। एब्सिसिक एसिड है, ये वृद्धिरोधी हार्मोन है, इसे आप तनाव या फिर स्ट्रेस हार्मोन भी कह सकते हो। पत्तियों को झड़ने को ये प्रेरित करता है, तो ये आपका वृद्धिरोधी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर किसका विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूप में कैसे विकसित हुआ है? सरल से अधिक जटिल रूप में जीवन कैसे विकसित हुआ है? तो आपने कौन सा यहाँ पर ऑप्शन है वो सोच लिया है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 102 का ए, जो कि यहाँ आप देखेंगे 58% ने इसको करेक्ट किया है, 24 ने इसको स्किप किया, बाकी ने गलत किया। 15 सेकंड में आपको इसका आंसर करना, तो ये लास्ट में आपको इस प्रकार स्मार्ट आंसर की भी मिल जाती है। तो ए आपका क्या था? डार्विन था, ठीक है। तो डार्विन का विकास सिद्धांत हमें बताता है कि जीवन सरल से जटिल रूप में कैसे विकसित हुआ है। तो डार्विन का आप थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन देख रहे हो, तो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है, जिसे आप प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कहते हो, जीव सरल से जटिल रूप में विकसित हुआ है, ये हमको बताता है। और इसमें नीचे प्रत्येक सवाल का आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। चलिए अगला सवाल, स्क्लेरन काइमा से बना होता है। स्क्लेरन काइमा की बात करें तो ये आपका पादप उत्तक होता है। ये किससे बना होता है? तो स्क्लेरन काइमा करेक्ट आंसर हो जाएगा मृत कोशिका से बना होता है, जिसे आप कह सकते हो निर्जीव कोशिका से। ये पादप को यांत्रिक सहायता देता है स्क्लेरन काइमा, ठीक है। कठोरता, मजबूती है मृत कोशिकाओं या फिर निर्जीव कोशिकाओं से बना होता है। अगला सवाल है, मिलियन वर्षों से आदिम जीवों में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों का अनुक्रम है, जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का निर्माण होता है। तो 104 क्या हो जाएगा? जीव विज्ञान में जो समकालीन आप विकास देखेंगे ना, वो आमतौर पर समय के साथ जनसंख्या में जैविक प्रकारों के अनुपात में परिवर्तन को संदर्भित करता है। तो 104 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकास है। ये लाखों वर्षों में जीवों में, मिलियन यानी 10 लाख वर्ष, लाखों वर्षों में क्रमिक जो परिवर्तन होते हैं, नई प्रजातियों का निर्माण होता है, इसे आप इवोल्यूशन कहते हो, इसे आप विकास कहते हो। जो जीवाश्म है ये विकास का प्रमाण नहीं है। जीवाश्म है ये विकास का, ये स्वयं विकास का प्रमाण है, लेकिन स्वयं विकास नहीं है। ये विकास का क्या है? प्रमाण है, लेकिन विकास नहीं कह सकते हो। अनुरूप अंग है जिनका कार्य समान होता है, ठीक है, संरचना अलग होती है। समजात है जिसकी संरचना समान लेकिन कार्य भिन्न होता है। तो ये चीज है। जिन अंगों की अलग अलग मूल संरचना
अलग अलग मूल संरचना या अलग अलग मूल डिजाइन होती है, लेकिन उनका स्वरूप समान होता है और वे समान कार्य करता है। संरचना अलग है, कार्य समान है, तो उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप कहेंगे यहां पर अनुरूप अंग कहेंगे। अनुरूप अंग ऐसे अंग जिनका कार्य क्या होता है? समान होता है, लेकिन उनकी उत्पत्ति या फिर संरचना आप कहेंगे वो अलग होती है। जो पक्षियों का पंख और कीटों का पंख देख सकते हो, कार्य समान है, पक्षियों का पंख, कीटों का पंख उड़ने का कार्य है, लेकिन उसकी उत्पत्ति और संरचना है वो आपकी अलग होती है। इसे आप समरूप या अनुरूप अंग कहते हो। ठीक है, इसके विपरीत होता आपका समजात अंग, यानी समजात अंग में संरचना समान लेकिन कार्य अलग। जैसे आप मनुष्य का हाथ, घोड़े का पैर कह सकते हो। मानव अनुवांशिकी का पता से लगाया जा सकता है। मानव अनुवांशिकी का पता है ये अफ्रीकी उत्पत्ति से, मानव अनुवांशिकी के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि आधुनिक मानव, जिसे आप होमो सैपियंस कहते हो, होमो सैपियंस, इसका विकास अफ्रीका में हुआ था और बाद में दुनिया के अन्य भागों में फैल गया। तो शुरुआत में अफ्रीका में, तो आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी से आप कहते हो। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं, कवक की कोशिका भित्ति कठोर जटिल संरचना से बनी होती है, इसे क्या कहते हैं? तो कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। कवक जो फंगी है, कोशिका भित्ति काइटिन से होती है, जो नाइट्रोजन युक्त आप कह सकते हो, काइटिन बहुलक है। और बाकी यहाँ पर पादप की कोशिका भित्ति होती है सेलुलोज से। किससे होती है? सेलुलोज से होती है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न है, एक मेंडेलियन परीक्षण में बैंगनी पुष्पों के साथ मटर के लंबे पौधे और श्वेत पुष्पों के साथ छोटे पौधों का प्रयोग प्रजनन हेतु किया गया। ठीक है, इनकी संतति के सभी पुष्प का रंग बैंगनी था, परंतु लगभग आधे पौधों का कद छोटा था। अब बैंगनी, सभी पुष्पों का रंग बैंगनी लेकिन आधे पौधों का कद छोटा था। इससे यह पता चलता है कि लंबे पौधों के आनुवंशिक संगठन को किस रूप में दर्शाया जा सकता है? लंबे पौधों का आनुवंशिक संगठन यहां पर। अब इसमें आप देखेंगे हो क्या रहा है, जैसे कि लंबा है तो टी कह सकते हो, प्रभावी है, इसको छोटा कर देते हैं। चलो, लंबा है तो ये टी आपका प्रभावी हो जाएगा, लंबा। और बोना है तो ये आपका बोना हो जाएगा, जो अप्रभावी है। ये प्रभावी है, ये अप्रभावी। और पुष्प के रंग के लिए देखेंगे तो बैंगनी रंग के लिए मैं कह सकता हूं डब्लू। ठीक है, जो प्रभावी है, कैपिटल है। और दूसरा रंग है ना सफेद, इसके लिए आपका स्मॉल डब्लू, ये अप्रभावी है। ये आपका प्रभावी, ये अप्रभावी। प्रभावी होता है वो आपको दिखता है, जैसे कि प्रभावी कैसे दिखता है, मेरे डब्लू डब्लू तो देखेगा आपको कैसा, ये बैंगनी दिखेगा, भले ही इसके अंदर सफेद पुष्प वाला हो। चलिए, अब यहां पर अपन क्या करते हैं, थोड़ा इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। संतति देखेंगे ना आप, तो संतति में क्या कहा गया है कि संतति के सभी पुष्प का रंग बैंगनी है। संतति के सभी पुष्प का रंग बैंगनी कब आ सकता है? देखिए, बैंगनी रंग के लिए आपका प्रभावी लक्षण है ये कैपिटल डब्ल्यू है। अब जितने भी पौधे वो बैंगनी हो तो स्मॉल डब्ल्यू तो आपका आ ही नहीं सकता है, नहीं तो गड़बड़ कर देगा ये। तो ये दोनों ही कैपिटल डब्ल्यू आएंगे। अब आप कैपिटल डब्ल्यू देखेंगे तो इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में। अब दोनों में आप कंफ्यूज हो, रुकेगा। परंतु आधे पौधों का कद छोटा था। अब यहां आपको कहीं छोटा कद हो सकता है? छोटा कद नहीं बनेगा। तो आधे पौधों का कद छोटा कब होगा? जब लंबे पौधों का आनुवंशिक संगठन में ये स्मॉल टी आएगा। स्मॉल टी आएगा ताकि ये संकरण करें तो कहीं ना कहीं टीटी बन जाए, तो कुछ पौधों का क्या हो जाएगा, कद है वो आधे पौधों का कद छोटा हो जाए। तो आप इस हिसाब से इसको ए टिक करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया था? ये सेम सवाल है ना आपका एनसीईआरटी अभ्यास प्रश्न में आ रखा है। एनसीईआरटी जो पाठ्य पुस्तक है, क्लास 10th का ये चैप्टर है। तो ये अभ्यास में जो अनुवांशिकता और जैव विकास वाला है ना, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, उसका अभ्यास प्रश्न है। ठीक है, मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया था? युग्मकों की शुद्धता का नियम मेंडल ने किस आधार पर दिया था? तो युग्मकों की शुद्धता का नियम मेंडल ने दिया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जैसे कि आप देखते हो ये टी टी है। ठीक है, तो एक तो आपका हो जाएगा लंबा, एक हो जाएगा बोना। अगर पौधा टी टी है मतलब वो लंबा तो है लेकिन उसमें एक लंबाई वाला गुण कैपिटल टी और एक बोना वाला गुण स्मॉल टी दोनों मौजूद है।
तो हर युग्मक में केवल एक ही गुणसूत्र जाएगा, यही कहता है युग्मकों की शुद्धता का नियम। इसलिए टी से बनने वाले दो युग्मक होंगे, इनमें से टी और टी, तो दोनों गुण मिलकर एक ही, ऐसे नहीं कि दोनों ही एक ही युग्मक में चले गए, दोनों गुण एक ही युग्मक में नहीं जाते हैं। यही मेंडल की युग्मकों की शुद्धता का नियम है, जिसे आप एक संकर संकरण से समझते हो। यानी मेंडल ने जो मटर के पौधों पर जब एक ही लक्षण जैसे बीज का रंग पीला या हरा पर प्रयोग किया, तो उसे एक संकर संकरण कहते हैं। एक ही लक्षण पर प्रयोग किया है, केवल एक ही लक्षण पर, और क्या देखा कि बीज बनाने यानी युग्मक बनाने के समय हर युग्मक में उस जब भी युग्मक बनता है तो उस युग्मक का केवल एक ही गुण जाता है। अगर पौधा पीला है ना, वाई वाई, तो युग्मक में या तो कैपिटल वाई या फिर स्मॉल वाई, ये अलग अलग जाएंगे, दोनों एक साथ कभी नहीं जाते। यानी अपने आप में शुद्ध है, ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, अलग अलग युग्मक होंगे शुद्ध हो जाएंगे। यही शुद्धता का नियम है एक संकर संकरण में। ठीक है, F2PD में लक्षण प्ररूपी अनुपात, F2PD में लक्षण प्ररूपी अनुपात, तो सभी को पता है 9:3 3:1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय हरित शैवाल है? एक कोशिकीय हरित शैवाल का आपको पूछा है, तो इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा एक कोशिकीय हरित शैवाल, एल्गी क्लेमाइडोमोनास है, हरित शैवाल है और एक कोशिकीय है। इससे ऊपर अपन डिटेल में बात कर चुके। जैसे यहां पर कारा की बात करें तो बहुकोशिकीय शैवाल है, युग्लिना है, नहीं यूरोथ्रिक्स है ये, तो स्पाइरोगाइरा ये बहुकोशिकीय है। मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब मेंडल के नियम तभी लागू होते हैं जब जनक शुद्ध प्रजनक होते हैं, शुद्ध प्रजनक होने चाहिए जनक, ये चीज है। आप किस जगत में उन सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिक के सुकेंद्रिक है? कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिक की सुकेंद्रिक है। कोशिका भित्ति होती है पादप कोशिका में, प्लांटी में होती है, तो डायरेक्टली आप क्या कहेंगे प्लांटी में। तो ये तो इजी सवाल आ गया, जैसे ही कोशिका भित्ति आई आप सभी को पता प्लांटी में होती है। जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? जीन उत्परिवर्तन, ये आपके जीन उत्परिवर्तन नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन, नाइट्रोजनी क्षार जो जुड़े होते हैं उनके सीक्वेंस चेंज होने पर जीन उत्परिवर्तन हो जाता है। जैविक विविधता का मूल स्रोत क्या है? जैविक विविधता का मूल स्रोत तो वो है आपका, विविधता कैसे आती है? जब उत्परिवर्तन होता है, जीन में बदलाव आता है, जीन की कोडिंग में बदलाव आता है, तभी विविधता और विकास देखने को मिलता है। नेक्स्ट वाले यहां पर देखते हैं, डीएनए का एक भाग है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। तो डीएनए का भाग क्या है? जीन है। जीन में प्रोटीन के लिए जानकारी है, प्रोटीन के लिए यानी प्रोटीन कैसे बनेगा उसका पूरा कोडिंग है। ठीक है, जो आरएनए यहाँ पर उस कोड को वहन करने का काम करेगा, तो कोडिंग पूरी स्रोत है वो डीएनए जीन है। युग्म विकल्पी क्या होते हैं? तो युग्म विकल्पी क्या होते हैं ये सवाल पूछा, तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा जीन परिवर्त। ठीक है, जीन एलील, जीन के रूप होते हैं। ठीक है, जीन के रूप होते हैं। बच्चों का लिंग से प्राप्त होने वाले आनुवंशिक गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है। तो बच्चों का लिंग पिता से प्राप्त होने वाले आनुवंशिक गुणसूत्र द्वारा ही निर्धारित होता है, क्योंकि माता के पास दोनों ही लिंग गुणसूत्र में XX है, पिता के पास XY है। अब माता का ये X जाए चाहे ये X जाए है तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, जुड़ेगा तो X ही है। अब पिता का Y आया तब लड़का होगा, पिता का ही X आ गया तब लड़की हो जाएगी। तो पिता डिफाइन कर रहा है क्या जाना है, माता के पास तो दोनों ही XX ही है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 119। चलिए, एक कोशिका में जो विभाजित नहीं होती है इसमें डीएनए के भाग के रूप में उपस्थित होता है। एक कोशिका में जो विभाजित नहीं होती है इसमें डीएनए के भाग के रूप में उपस्थित, ये ग्रुप डी 2022 में आ चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रोमेटिन सामग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोशिका जो विभाजित नहीं होते उस केस की स्थिति है, डीएनए है वो क्रोमेटिन सामग्री के रूप में रहता है। इनमें से कौन सा केवल मानव मादा में पाया जाता है? मानव मादा में इनमें से क्या पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, केवल मानव मादा में। नर में X गुणसूत्र नर में होता है, Y गुणसूत्र नर में, XY भी नर में होता है, लेकिन XX दोनों गुणसूत्र ये मानव मादा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट वाला देखते हैं यहां पर,
आरएनए का क्या अर्थ है? आरएनए का क्या अर्थ है? तो आरएनए का अर्थ हो जाएगा आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। जीवों में विभेदन से होता है, जीवों में विभेदन किससे होता है? तो जीवों में विभेदन विभेदन से उत्पत्ति का जटिल रूप होता है, जीवों में विभेदन से उत्पत्ति का जटिल रूप होता है। तो आई थिंक रेलवे ने इस सवाल का आंसर गलत यहां पर माना है, उत्पत्ति का जटिल रूप ये नहीं होगा। जीवों में विभेदन से विविधता की उत्पत्ति और विकास होता है। कैसे समझिएगा, जब जीव प्रजनन करते हैं तो उनकी संतानों में थोड़े थोड़े अंतर आ जाते हैं। प्रजनन में संतान ऐसे सेम टू सेम हूबहू नहीं होती है, अलैंगिक जनन में हो जाती है, लेकिन लैंगिक जनन में संतानों में वेरिएशन आएंगे, यही अंतर विभेदन कहलाता है। ठीक है, इन विभेदनों के कारण ही कुछ जीव अलग दिखने लगते हैं या फिर उसमें नए गुण आ जाते हैं, और लंबे समय से ये छोटे छोटे बदलाव जो विभेदन आपको देखने को मिल रहे हैं, छोटे छोटे बदलाव, ये नए जीवों में नई प्रजातियों का विकास का कारण बनता है। तो विविधता की उत्पत्ति होती है, विभेदन से ये छोटे छोटे जो परिवर्तन आते हैं, इसी से विविधता की उत्पत्ति होती है और विकास होता है। ये आपका करेक्ट हो जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा अणु संतति द्वारा किसी विशेषक की वंशागति को नियंत्रित करता है? वंशागति, हेरेडिटी की सूचना डीएनए में संग्रहित होती है। किसमें होती है? डीएनए में होती है। और संतान में ये सूचना माता और पिता दोनों के डीएनए के जरिए मिलती है। तो केवल मातृ से नहीं मिलती, पैतृक और मातृ दोनों डीएनए से। प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म से एक गुणसूत्र लेती है, और ये मातृ या पैतृक उत्पत्ति के हो सकते हैं। जब दो जनन कोशिकाएं संयोजित होती हैं तब वे संतति में गुणसूत्रों की सामान्य संख्या को पुनः स्थापित करती है, जिससे प्रजातियों के डीएनए की स्थिरता सुनिश्चित होती है। वंशागति के ऐसे कार्य तंत्र को किसमें समझाया गया है? तो वंशागति के ऐसे कार्य तंत्र को, करेक्ट आंसर मेंडल के प्रयोगों के परिणामों में। देखिए क्या कह रहा सवाल, सरल भाषा में लिखते हैं। हर जीव के पास, आपको पता है हर जीव के पास क्रोमोसोम जोड़े में होते हैं, यानी आधे मां से और आधे पिता से आते हैं। और जब जनन कोशिका बनते समय हर जोड़े से केवल एक गुणसूत्र लिया जाता है। आधे मां से तो एक गुणसूत्र लेंगे, इसलिए शुक्राणु और अंडाणु के गुणसूत्र हमेशा आपको पता आधे होती है, क्योंकि आधे आधे मिलकर वो पूरा बना देंगे। जब ये दोनों मिलते हैं तो संतान में गुणसूत्रों की संख्या फिर से पूरी हो जाती है, सामान्य हो जाती है। इससे डीएनए की स्थिरता होती है और प्रजातियों की निरंतरता बनी रहती है। और यही सिद्धांत मेंडल के आप जो संकरण देखेंगे ना उसमें स्पष्ट हुआ है। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरुवेट में विघटन कहाँ होता है? ग्लूकोज जब पाइरुवेट में शुरुआत में विघटित होता है ना, वो कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में तो बाद में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। पर्णहरित वर्णक कोशिका के निम्नलिखित में से किस घटक में उपस्थित होता है? पर्णहरित वर्णक है, ये आपके किस में उपस्थित होता है? राइबोसोम में, सूत्रकणिका में, लाइसोम, हरित लवक में होता है। वेरी इजी क्वेश्चन है। पर्णहरित क्लोरोप्लास्ट है, जहां पर पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये कहां पर होता है? हरित लवक में, प्लास्टिड। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल है, ये करेक्ट है, ये वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर ये गुणसूत्र में उपस्थित एक रासायनिक तत्व है जो आनुवंशिक गुण का वहन करता है, बिल्कुल आनुवंशिक गुण का वहन करता है। डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड डीएनए की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है जो दो घटकों से मिलकर बनी होती है। तो ये वाला यहाँ पर स्टेटमेंट है वो गलत दिख रहा है, तो केवल सी इसमें करेक्ट हो जाना चाहिए, केवल सी 127 का। चलिए, ये स्टेटमेंट गलत है कि दो घटकों से बना होता है डीएनए। डीएनए के घटक की बात करेंगे तो उसमें 3 घटक होते हैं। उसमें पेंटोज शर्करा होती है, नाइट्रोजन क्षार होता है, फॉस्फेट समूह होता है। एक लड़की की कोशिकाओं में गुणसूत्रों का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन होगा? लड़की की कोशिकाओं के गुणसूत्र में देखिए 22 तो अर्लिंग 22 जोड़े होते हैं, यानी 44 अर्लिंग गुणसूत्र होंगे और एक जोड़ा यानी ये वाला, या 128 का एक करेक्ट हो जाएगा। एक्स एक्स आपका फीमेल में होगा। चलिए 44 प्लस एक्स एक्स। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असूत्री विभाजन के संबंध में सत्य नहीं है? असूत्री विभाजन है, जनन के दौरान होता है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ठीक है, असूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप गुणसूत्रों की संख्या परिणामी कोशिकाओं में दोगुनी नहीं आधी हो जाती है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, संख्या गुणसूत्रों के आधी हो जाती है, जिससे ये न्यूनकारी विभाजन बन जाता है। असूत्री विभाजन युग्मकों के उत्पादन के लिए जनन ग्रंथि में, बिल्कुल जनन ग्रंथि में होता है। असूत्री विभाजन 2 प्रावस्था में होता है, 2 फेज होगी इसमें। असूत्री विभाजन के दौरान जनक कोशिकाओं के जीन को परिणामी कोशिकाओं में
मिलाया जाता है, ये भी करेक्ट है। तो 129 का ए हो जाएगा, जो सही स्टेटमेंट नहीं है। चलिए अगले सवाल की। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखने पर मानव गाल की कोशिकाओं की स्लाइड और प्याज के छिलके की स्लाइड के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो मुख्य अंतर यहां पर आप देखेंगे, यहां पर प्याज के छिलके की कोशिका में कोशिका भित्ति की उपस्थिति होती है, क्योंकि यहाँ पर एक पादप कोशिका, एक जंतु कोशिका। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जंतु में नहीं होती। यही मुख्य अंतर है, यही मुख्य अंतर है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से सत्य कथन। 1906 में जेडी वॉटसन द्वारा आनुवंशिकी शब्द को प्रतिपादित किया गया था। तो जेनेटिक्स शब्द है ना, सबसे पहले आनुवंशिक शब्द किसने कॉइन किया था? ये पहली बात तो 1905 में कॉइन किया गया था, जेडी वॉटसन ने नहीं किया था, डब्ल्यू बैटसन ने किया था, डब्ल्यू बैटसन ने किया था। ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, इसमें 42 अलिंग गुणसूत्र होते हैं, 42 अलिंग नहीं होते, 44 अलिंग होते हैं, और 2 गुणसूत्र या फिर एक जोड़ा, 2 युग्म नहीं, एक जोड़ा, एक युग्म या फिर 2 गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होते हैं। ये वाला इस प्रकार से गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2 और स्टेटमेंट है। मेंडल 1886 में वंशागति के रूप में जीन को देखने वाले पहले वैज्ञानिक थे। तो मेंडल ने 1865 में वंशागति के नियम दिए थे, ये 1886। उसके बाद यहां पर डीएनए अणु 2 लंबे पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जुकों का बना होता है, जो सर्पिल सीडी की तरह एक द्विकुंडलित डबल हेलिक्स संरचना का निर्माण। बिल्कुल डीएनए डबल हेलिक्स संरचना वॉटसन और क्रिक ने बताई थी। ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। तो सवाल जो आपको पूछा था कि कौन सा कथन सत्य है, उसमें आपका डी करेक्ट है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो प्रत्येक जीन एक लक्षण को नियंत्रित करता है, बिल्कुल करेक्ट है। युग्मक के निर्माण के समय 2 युग्म विकल्पी एक साथ आते हैं। युग्म निर्माण के समय 2 युग्म विकल्पी एक साथ आते हैं, ये गलत है, अलग अलग आते हैं, स्वतंत्र रूप से होते हैं। उदाहरण, अगर पौधे का जीन आपका टी है, तो बने युग्मक यहाँ पर क्या होंगे? एक में आपका टी होगा, एक में टी होगा, मतलब दोनों साथ कभी नहीं आते हैं, दोनों साथ कभी नहीं आते। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, इसलिए करेक्ट करेंगे आप। गलती पूछा आपको। प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म से एक गुणसूत्र लेती है, बिल्कुल एक एक, दोनों ही युग्मों से शुक्राणु अंडाणु से लेकर एक जोड़ा बना देगी। जीन गुणसूत्र पर स्थित होते हैं, गुणसूत्र पर ही होते हैं, और कहाँ होते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका की कुछ विशेषताएं नीचे दी गई गलत विकल्प का चयन कीजिए। आकार में बहुत छोटा होता है, गलत स्टेटमेंट आपको बताना। झिल्लीदार परिबद्ध कोशिकांग उपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक में झिल्लीदार कोशिकांग होते ही नहीं, यूकैरियोटिक में होते हैं झिल्लीदार कोशिकांग। तो ये वाला गलत विकल्प है। एकल गुणसूत्र होता है, केंद्रक क्षेत्र को केंद्रकाभ कहते हैं, विकसित नहीं होता, केंद्रक झिल्ली नहीं होती, इसे केंद्रकाभ बोलते हैं। तो ये करेक्ट है, ये वाला हो जाएगा आपका। सूत्र कणिका को अजीब कोशिकांग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें खुद के राइबोसोम और डीएनए होते हैं, इसलिए इसे अजीब कहते हैं। सूत्र कणिका के माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा। गुणसूत्र संख्या 2n, डिप्लॉयड 2n बराबर 18, जैसे कि मानव शरीर में 2n बराबर 46 होते हैं, यहां पर 18 है। प्रजनन करने वाले जीव में कितने अलिंग गुणसूत्र ऑटोसोम उपस्थित होते हैं? प्रजनन करने वाले जीव में कितने अलिंग गुणसूत्र उपस्थित होते हैं? जिस प्रकार आप देखते हो मानव शरीर में 2n 46 होते हैं, तो लैंगिक गुणसूत्र कितने होते हैं? लेकिन 44 तो कॉमन होते हैं, एक जोड़ा होता है लिंग गुणसूत्र, ठीक है। और इसमें भी टोटल 18, तो एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र यानी 2 गुणसूत्र लिंग है, और 16 आपके हो जाएंगे अलिंग गुणसूत्र। ऑटोसोम कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 135 का 16 करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कोशिका के 2 समान संतति कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एक कोशिका 2 समान संतति कोशिकाओं में विभाजित हो गया, इसे आप बाइनरी फ्यूजन कहेंगे। 136 का करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विविभाजन। एक कोशिका के 2 समान संतति कोशिका में विभाजित हो जाना, ये द्विविभाजन कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में कोशिका किसी अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव की सटीक प्रति को उत्पन्न करने में शामिल होती है? यानी एक जीव की हूबहू फोटोकॉपी बन जाए, सटीक प्रति बन जाए, तो इसे आप क्लोनिंग कहेंगे। इसे आप क्या कहेंगे? क्लोनिंग कहेंगे। यानी यहां पर एक कोशिका जीव की आनुवंशिक रूप से समान फोटोकॉपी प्रति उत्पन्न करने की प्रक्रिया है, जिसे आप क्लोनिंग कहते हो, जो किसी अन्य जीवित पाए के संपूर्ण जीव की सटीक प्रति बना लेता है। निम्नलिखित में से किस प्राचीन होमिनिड को होमो
सेपियंस की श्रेणी में रखा गया है? किस प्राचीन होमिनिड को होमो सेपियंस की श्रेणी में रखा गया है? हो जाएगा क्रोमैग्नन। क्रोमैग्नन लगभग आप कहेंगे 10 से 40 हजार वर्ष पूर्व, 10,000 से 40,000 वर्ष पूर्व ये इसके समय है। और यूरोप में पाए गए एक आप आधुनिक मानव होमो सेपियंस कह सकते हो। इनके औजार हैं, जो चित्रकला है, दिमाग का स्तर, यह आधुनिक इंसान जैसा था। इसे सीधे होमो सेपियंस की श्रेणी में रख सकते हो आप। बाकी आप देखेंगे यहाँ पर अरक्स्टर लाइन, अरक्स्टर लाइन बहुत पहले, लगभग आप कहेंगे 15 लाख साल पहले थे, अफ्रीका में पाए गए थे। तो प्रारंभिक होमो इरेक्टस माना जाता था। कद काठी और दिमाग का आकार पहले के होमिनिड से बड़ा था। क्रोमैग्नन हो गया। नेक्स्ट आप देखेंगे निएंडरथल। तो निएंडरथल है, ये भी 4 लाख से लगभग 4 लाख साल पहले की बात है। यूरोप और एशिया में रहते थे, शरीर मजबूत है और आधुनिक मनुष्य से अलग प्रजाति थी। तो अगला सवाल देखते हैं, जीवित कोशिकाओं में परमाणुओं को प्रभावित करता है क्या? जीवित कोशिकाओं में परमाणुओं को प्रभावित करता है और इस तरह उनके आनुवंशिक पदार्थ को नुकसान पहुंचाता है। तो आयनकारी विकिरण ये जीवित कोशिकाओं में परमाणु को प्रभावित करता है और उनके आनुवंशिक पदार्थ को, डीएनए को नुकसान पहुंचाता है। आयनकारी विकिरण होती है, रेज होती है, विकिरण है, आयन वाली विकिरण है, वो डीएनए को नुकसान पहुंचाती है। इस प्रकार 139 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुए आपके कोशिका के। साथ में ये स्मार्ट उत्तर कुंजी आप देख सकते हो और इसमें टीटी वगैरह कितने सेकंड में आंसर देना चाहिए। तो टेस्ट पेपर कैंडिडेट मॉक लगाते वक्त कहते हैं, तो मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए टीटीजी के कूपन कोड यूज कर लेना। और बाकी जो कैंडिडेट हैं टॉप ट्रेंडिंग जीके के कोर्सेज में साइंस स्पेशल एनसीईआरटी बेस्ट है, ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टॉप ट्रेंडिंग जीके ऐप इंस्टॉल करके आप कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।